अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और माज़रत चाहूँगा, काफ़ी गैप आ गया है वीडियो अपलोड किए हुए। और एनीवेज़ आज हम अपना इंटरनेशनल रिलेशन का लेक्चर कंटिन्यू करने लगे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 आई थिंक, और 13 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इस चैनल पे ऑलरेडी गाइडेंस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं सीएसएस की। तो अगर आप न्यू एस्पायरेंट हैं सीएसएस के तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन की 13 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और इंशाल्लाह बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी उसके भी वीडियोस जल्द ही अपलोड होंगी। तो आज का जो लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी, और इस पर काफ़ी सवाल आ चुके हैं पास पेपर्स अगर आप देखें तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के, किस बेसिस पे डिटरमिन की जाती है। फिर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस देखेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखेंगे, क्या डिसाइड करती है गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और चलें आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। So, starting with the definition, it refers to the way in which central government of sovereign state relate to each other and to the global system in order to achieve various goals or objectives. Basically, different ममालिक एक दूसरे से क्या रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरह करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइज़ उनके किस तरह से होते हैं, ठीक है, कि वो अपना मफाद एक दूसरे का भी मफाद करें। अपना बेसिकली अपना मफाद पहले आता है, और फिर ग्लोबल सिस्टम के साथ जो है ना, ग्लोबल सिस्टम का जो ऑर्डर है उसके साथ रह के अपने गोल्स अचीव करें और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें, ठीक है। और फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिक ये गोल होता है कि अपने मफाद है ना वो हमने प्रमोट करना है। वो प्रमोट हमने किस तरह से करना है कि दूसरे ममालिक से हमारे जो रिलेशन हो, जो हमारी बातचीत हो, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ट्रेड के, या जो भी ट्रीटी साइन हो वो हमारे मफाद में हो, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी होती है, और ये पॉलिसी डिफ़ाइन करती है कि हमने किससे दोस्ती रखनी है, किससे ट्रेड अच्छी रखनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, ठीक है, किससे बातचीत अच्छी रखनी है, किससे नहीं रखनी, ठीक है। और बेसिकली ये एक सादी सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और अभी हम ये देखेंगे कि क्या वो कॉजेज़ होते हैं। उससे पहले ये एक जॉन एफ कैनेडी का एक बड़ा फेमस कोट है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ॉरेन पॉलिसी, ये कैनेडी साहब ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी अगर कंट्री की चलें ख़राब भी है ना, इकॉनमी तबाह हो रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, चलें वो खैर है, कंट्री सर्वाइव कर जाती है। लेकिन अगर फ़ॉरेन पॉलिसी ख़राब है ना तो कंट्री तबाह हो सकती है, क्योंकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी ख़राब है ना तो आप जंग हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी ख़राब है तो आपकी दूसरा मुल्क आप पे जंग कर सकता है। अगर आप कोई बड़ा मुल्क है, कोई जो आपसे पावरफुल मुल्क है, वो आपके ऊपर कब्ज़ा कर सकता है, ठीक है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो आप एग्जिस्टेंशियल लेवल थ्रेट हो जाएगा फिर, ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं देखें। फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, पहली सबसे नंबर 1 तो ये है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से होता है कि मतलब यह है कि बॉर्डर्स हमारे सिक्योर हों, कोई और मुल्क हमारे अंदर ना घुस जाए, इन्वेजन ना कर दे, कोई आर्मी ना इधर आ जाए, कोई ऑपरेशन, अमेरिका ऑपरेशन ड्रोन हमले ना कर रहा हो, तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव तो ये कि आप सिक्योर हों, सिक्योरिटी हो आपकी बॉर्डर्स की, ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी ऑब्वियसली कि हमने ट्रेड करनी है, हमने अपने मुल्क को चलाना है, पैसा लेके आना है मुल्क के अंदर, प्रोडक्ट अपने बेचने हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। फिर प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट वेरियस हो सकते हैं हमारे,
ठीक है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि भाई हम इंडिया के लेवल पे रहें, ठीक है। इंडिया को हमसे ऊपर ना जाने दें, ठीक है। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा ये कि हम कश्मीर को बचाएं इंडिया से, ठीक है। तो और हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये भी है कि हम पैलेस्टाइन की कॉज को सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारा एज अ रिलीजियस फ़र्ज़ है। 1947 से हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उसको दरगुज़र कर सकते हैं, दरगुज़र कर देंगे तो हमें फिर कश्मीर भी दरगुज़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वो वाली पैलेस्टाइन इशू को भी लेके चलना है। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी का ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि हम अपने इन नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और फिर फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिप्लोमेटिक टाइज़ भी मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक टाइज़ ये हैं कि आपने एम्बेसी खोली हुई है डिफरेंट ममालिक में, जो कोऑर्डिनेट करती है, आपकी पॉलिसीज़ बताती है उन ममालिक को, ठीक है। और डिप्लोमेसी करती है, ठीक है। ट्रेड डिप्लोमेसी, वॉर हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी सऊदी अरेबिया के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी, तो उसको हल करने के लिए हमने डिप्लोमेटिक टाइज़ होते हैं ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऑलरेडी सेल्फ प्रेजर्वेशन और वेल बीइंग ऑफ सिटीज़न की हमारी वेल बीइंग होनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। और बेसिकली सिटीज़न हमारे मुल्क में नहीं होती, पूरे डिफरेंट ममालिक में गए होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अब्रॉड स्टडी कर रहे होते हैं, फिर हमारे वैसे ही लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और काफ़ी लेबर जो पाकिस्तान का है वो यूएई सऊदी अरेबिया में है, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सर्व करने के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने उनको मतलब दरगुज़र नहीं करना। रेमिटेंसेस आती हैं उनसे, और हम वो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो उन हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि उनको बेनिफिट हो, ठीक है, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर वो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी एक मुल्क में रह रहे हैं और हम उस मुल्क से जंग कर लें, तो दैट वुड बी वेरी बैड, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर ये है कि हाँ, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स का जो पोजीशन डिपेंडेंसी में लेके जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि देखें, हर मुल्क का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब हम किसी मुल्क को बोलें कि यार ये काम कर दो, अगर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है ना उसके ऊपर, तो वो हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हमें फेवर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रेड में हम उनको थोड़ा सा फ़ायदा दे दें, या हम थोड़ा सा ना उनको उनकी आर्मी को ट्रेन कर दें, या उनका मिलिट्री इक्विपमेंट उनसे सस्ता ख़रीद लें, तो महंगा ख़रीद लें अगर उनसे ख़रीदने, या उनको बेच रहे हो तो सस्ता बेचें, इस तरह की चीज़, ठीक है। इससे इन्फ्लुएंस बढ़ता है। फिर उसके बाद जो दूसरी स्टेट्स हमारे एनिमीज़ हैं ना, या जो दूसरे हमारे बेशक दोस्त भी हैं, हम चाहते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट हों, ठीक है। मतलब वो अगर हमसे ट्रेड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमसे वो ले रहे हैं ना, वो और किसी से ना लें, ठीक है। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी फिर इसका एम ये होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में यह था आज के। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स से का मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह डिटर्मिन होती हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होते हैं दो, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली ये हैं कि पावर स्ट्रक्चर्स क्या बना हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। बायपोलरिटी है, क्या है बाहर का मतलब जो पावर स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे उस क्या पावर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बिहेवियर है उनका, क्या वो सीरियसली ले रही हैं हमारे इश्यूज़ को या नहीं ले रही हैं, क्या सीन है। फिर उसके बाद रिएक्शन, हम जो भी काम करेंगे फॉरेन पॉलिसी में, तो वो हमारा रिएक्शन, उनका अलग दूसरी डिफरेंट स्टेट्स का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है, इन्वेड कर लिया अफ़गानिस्तान। तो उसको पता था कि जो बाकी स्टेट्स हैं उनका रिएक्शन जो है ना, वो कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं होगा, अपोज़ नहीं करेगा कोई उनको, क्योंकि भाई 9/11 हुआ था,
ठीक है। तो सबको पता था अमेरिका ने करना है कुछ ना कुछ उसके बारे में, ठीक है। तो कोई स्टेट अगर उसके ख़िलाफ़ जाती तो बड़ा बुरा होना था उस स्टेट के साथ, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, ठीक है। फिर इसी तरह से वर्ल्ड पॉलिटिकल ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अभी पाकिस्तान का जो है ना मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है उसने, और इंडियन मीडिया स्पेशली, उन्होंने हमें एज अ टेररिस्ट स्टेट हमें जो है ना एक वो इमेज बना दी है पाकिस्तान की ना। तो वो बड़ा बुरा है। तो अगर कोई भी इंसिडेंट होता है इंडिया में तो हमें ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो इजीली वर्ल्ड न्यूज़ और मीडिया जो है ना ये फिर उसके ऊपर चल पड़ता है, इसी स्टोरी के ऊपर। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो हमारी फिर फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिकल ओपिनियन को बदलना है और दिखाना है कि भाई हम टेररिस्ट स्पॉन्सर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अलाइंसेस जो है ना उनको भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अलाइंस किया हुआ है, एक मुल्क के साथ दोस्ती की हुआ है। हमने चाइना के साथ दोस्ती की हुई है, तो चाइना में जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलमान मुल्कों के जो सिटीज़न हैं, ईगर मुस्लिम जो हैं, तो उसके ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट है वो बोलती नहीं है। वो इसी वजह से नहीं बोलती क्योंकि हमारा अलाइंसेस है उनके साथ। तो फिर अगर उनके खिलाफ बोलेगी तो फिर अलाइंसेस टूट जाएंगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है हमारी फॉरेन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जितनी बड़ी है या जितने परसेंटेज ऑफ यूथ कितनी है। अगर यूथ ज़्यादा है तो फिर आप जो है ना वर्कफोर्स ज़्यादा होगी, आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, ठीक है। जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। तो फिर जियोग्राफी आपकी क्या है? अगर पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान अगर किसी आइलैंड पे होता जिस तरह न्यूजीलैंड है, ठीक है, कोई इर्द गिर्द मुल्क ना होता, इंडिया ना होता आस पास, कोई कश्मीर इशू ना होता, ठीक है, आराम से हम लोग रहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारी जियोग्राफी ऐसी है कि इस तरफ इंडिया है, ऊपर चाइना है, इस तरफ अफगानिस्तान है, नीचे ईरान है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो है ना इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हमारा सारा बजट आर्मी में चला जाता है मोस्टली, और इंडिया के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो जियोग्राफी है ना उसने हमें नुकसान दिया हुआ है इस तरह से, लेकिन एक तरफ फ़ायदा भी दिया हुआ है। हमारे पास टूरिज़म की बहुत ज़बरदस्त हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास अनगिनत रिसोर्स हैं जियोग्राफी के लिहाज से, ठीक है। फिर टेरेन हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, अफ़गानिस्तान की साइड से एक बॉर्डर जो है ना, और माउंटेनस ट्रेन है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। फिर कल्चर और हिस्ट्री। अब हमारा जो कल्चर है और हमारी जो हिस्ट्री रही हुई है इंडिया से, ठीक है, 3 जंगें लड़ी हैं, उनसे आज़ादी ली थी ब्रिटिश से सारे। फिर माइग्रेशन में मुसलमानों के साथ जो हुआ था सारा, ठीक है, वो पूरी हमारी हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को वो करती है, बताती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। वो हिस्ट्री हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री हमने लेके चलनी है फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है। फिर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चल रही है कंट्री में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो फिर हम कुछ अपनी बात मनवा सकेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे मुल्कों में। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी जो है वो भी काफ़ी रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी में। मिलिट्री अच्छी होगी तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, अपनी बात मनवा सकेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर आपकी काहिल है, लीडरशिप काहिल है और या मतलब करप्ट है तो वो एक इशू के बारे में बोलेंगे नहीं, ठीक है। जो पिछली गवर्नमेंट थी वो कुलभूषण यादव का नाम ही नहीं लेती थी यूनाइटेड नेशन में या कहीं पे भी। जी ये गवर्नमेंट है, कम से कम ये कुलभूषण यादव का नाम इन्होंने लिया है। इंडिया जो स्पॉन्सर टेररिस्ट अटैक कराता है बलूचिस्तान में, तो वो उन्होंने शो कराया कि कुलभूषण यादव का केस आगे लेके गए हैं। और फिर इसी तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, जो लीडरशिप का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। फिर सेवन्थ ये है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो।
जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये होता है कि वो अगर उन फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फॉरेन वो आते हैं इलेक्शन जीत के तो फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दें, मुल्क तबाह हो जाए, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस पर भी काफ़ी डिपेंड करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। फिर मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आप असेसमेंट करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या चल रही है, ठीक है। फिर गोल सेटिंग्स करते हैं, गोल आपके क्या हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या है, आप सारा कुछ देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इंटेग्रिटी, हमने अपनी बॉर्डर्स की इंटेग्रिटी हम इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं, सही है। सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के आप गोल सेटिंग करते हैं, ठीक है। फिर आप पॉलिसी ऑप्शन देखते हैं कि अच्छा ये ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हम कौन से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीर इशू है, कश्मीर के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? वॉर कर लो इंडिया से, यूएन में जाके बात करो, डिफरेंट एनजीओ, डिफरेंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे बात उठाएं, ठीक है, प्रोटेस्ट करें, ठीक है। इस तरह के डिसीजन होते हैं और इनमें से चूज़ करना होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हमारे सारे आउटकम क्या होंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरह की चीज़ें सारी जहन में रखें। फिर ठीक है, फिर एक फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और जो पूरा जो मुल्क की गवर्नमेंट है वो बैठती है और फिर एक प्रोसेस से गुजरती है, फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जहन में रखते हैं फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए कि कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, मिडिल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म तो और हम एड्रेस करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी काम करना होता है। तो हम अब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सही है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली कोई भी आपने डिसीजन लेना होता है ना, तो उसके ऊपर आप कई बार सोचते हैं, ठीक है। कोई आप किसी बाज़ार जाते हैं, कोई आपने कंप्यूटर लेना है तो आप उसके स्पेक्स देखते हैं, मार्केट वैल्यू देखते हैं, आप अपना बजट देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। स्टेट्स और जो गवर्नमेंट है वो बैठती है, डिसीजन मेकर जो हैं, जो आपकी टॉप लीडरशिप है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो बैठती है, अब देखती है कि पूरी कंट्री की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी वगैरह सारी कंडीशन क्या हैं, बाहर मुल्क में क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसको देख फिर अपने गोल्स क्या हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसको सामने रखते हुए एक डिसीजन लेती है और एक पॉलिसी बनाती है, ठीक है। और ये काफ़ी इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये कि आप पहले एक पॉलिसी बनाते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, बल्कि मैं आपको ना ये डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल और जो ग्रुप होता है, गवर्नमेंट होती है, लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है एक सर्कल आपको, तो इसकी जो गवर्नमेंट होती है डिसीजन लेती है, ठीक है, और एक डिसीजन फिर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट होता है, फिर एक्शन लिए जाते हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए, फिर उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स फिर ना इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नज़र आते हैं कि इसका इफ़ेक्ट, जो हमने एक्शन लिया था इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है, ठीक है। फिर जो सिचुएशन बनती है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि हमारा जो था, जो हमने एक्शन लिया था शुरू में, वो सही था कि नहीं था, ठीक है। फिर हमारी जो परसेप्शन होती है कि वो एक्शन सही है कि नहीं, वो हमें मैनिपुलेट करती है कि यार नहीं नहीं हमने ये एक्शन सही किया था, हालांकि वो एक्शन गलत हो सकता है, या क्या पता वो एक्शन सही हो, हमें लग रहा हो कि नहीं वो एक्शन गलत था, ठीक है। वो सारी फ़िल्टर से गुज़र के फिर हम दोबारा फिर देखते हैं अच्छा ये एक्शन सही था या नहीं था, चलें अब जो हम एक्शन लेते हैं वो फिर ज़्यादा बेहतर एक्शन लेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस गोल चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेयरिंग व्हील डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
तो इस तरह से आपका डिसीजन मेकिंग होती है। तो मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। ये तो स्टेरिंग ये जनरल सा मैंने बताया ना, लेकिन इसके 3-4 मॉडल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है आपका रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें आप रैशनल, जिस तरह आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो बाज़ार में, ठीक है, उसी तरह आप रैशनली डिसीजन मेकिंग इसमें तरह होती है। नंबर 1 पे आपने देखना कि आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है। आप करना क्या चाह रहे हो, क्या आपके गोल्स अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर आप उनको ना नंबर प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करते हो। नंबर 1 गोल ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आप लिखते हो कि भाई अल्टरनेटिव्स क्या हैं गोल अचीव करने के। नंबर 1 जो अगर हमने गोल अचीव करना है उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ठीक है। वो लिस्ट डाउन करते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मैं हम ये करते हैं गोल 1 अचीव करने के लिए, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दुनिया क्या कहेगी, अमेरिका हम पे अटैक तो नहीं कर देगा, इंडिया हम पे अटैक तो नहीं कर देगा। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। फिर आप इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो, जो जो आपके जो गोल्स हैं उनको बगैर ख़राब किए हुए आप अपना एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है। तो ये अपना था पहला मॉडल। इसके अलावा 2 और मॉडल हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल और तीसरा है गवर्नमेंट बारगेनिंग मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल बेसिकली ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक एसओपी जो इस तरह बनाया होता है, ठीक है। तो ये है कि एक प्री डिफाइंड चीज़, प्री डिफाइंड एक्शन है, वो इम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया अगर कोई काम करता है ना, तो हमने प्री डिफाइन किया हुआ है, अगर इंडिया ने ये किया तो उसका एक्शन हम ये लेंगे। अगर फलाने ने अगर ये इवेंट हुआ दुनिया में तो उसका हम जवाब इस तरह से देंगे, ठीक है। तो प्री डिफाइंड हुआ है, इसमें कोई सोच वोच कोई थिंकिंग वगैरह नहीं है। बस पहले से हमने सोच के रखा होता है कि अच्छा अगर ये होता है तो इसका हम ये करेंगे, अगर ये होता है तो इसका हम ये कर देंगे, ठीक है। हम कोई वो नहीं करते, एनालिसिस वगैरह नहीं करते, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बारगेनिंग मॉडल या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, इसका ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बैक स्टेज पे मिलते हैं दूसरे ममालिक के, और वो एक डील वो कर लेते हैं कि अच्छा यार तुम्हें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हम भी ब्यूरोक्रेट हैं, तुम्हें भी ब्यूरोक्रेट हैं, हम एक ऐसा करते हैं कि ये इतने % ट्रेड हम ये कर लेते हैं, इस दफ़ा आप बेनिफिट ले लो, इस दफ़ा हम बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है। दोनों मिल के चलते हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी को पीछे बैक डोर पे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो एक मॉडल ये होता है, वो फिर अपनी उनका एक प्रोसेस होता है, सारा वो प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये 3 मॉडल्स थे डिसीजन मेकिंग के। इसके अलावा अदर फैक्टर्स जो हैं डिसीजन मेकिंग के, वो ये हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल से मुराद की जो आपकी टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारे, ठीक है, मिनिस्टर्स। तो इनकी जो इंडिविजुअल जो इनके जहन में जो डिसीजन होते हैं वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि भाई वो जो बंदा है वो लॉजिकली सोचता है कि नहीं, उसका मिस परसेप्शन तो नहीं है दुनिया के बारे में, उसकी नॉलेज लेवल किस तरह से है, ठीक है, थिंकिंग किस तरह से है, साइकोलॉजिकल परसेप्शन तो नहीं है, मतलब दुनिया कुछ और कह रही है लेकिन वो परसीव कुछ और कर रहा हो, ठीक है। मीडिया पे जिस तरह ट्रम्प है, ट्रम्प किसी और तरह देखेगा सिचुएशन को, इमरान खान किसी और तरह देखेगा सिचुएशन को, ठीक है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रम्प का डिफरेंट होगा, मोदी का डिफरेंट होगा, इमरान खान का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये उसकी बैकग्राउंड पे, उसकी बायसेस पे, उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर ये इसमें फिर इश्यूज़ भी आते हैं कि ना, अगर बायसेस हैं किसी लीडर के तो उसको किस तरह से हल किया जाए। तो फिर उसके भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आप ना किसी एक पुरानी एग्ज़ाम्पल से कंपेयर करते होंगे, या पहले किसी और लीडर ने ये किया था तो उसका नतीजा ये हुआ था, ठीक है। तो उससे आप कंपेयर करके देखते हो कि अच्छा अगर मैं ये वही काम करूं तो ये काम सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
तो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं अगर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस जो होता है, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस ये होता है कि ये जो आपकी कंट्री में कुछ एलीट लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि नहीं, आपने फॉरेन पॉलिसी जो है ना, आपने किसी मुल्क से आपने ना वीट नहीं मंगवाना, ठीक है, सस्ता वीट नहीं मंगवाना, हम महंगा वीट बेचेंगे कंट्री में, या इस तरह से, या आपने कोई गैस नहीं ख़रीदनी, इस तरह से ना। जो आपकी कंपनीज होती हैं या कोई एलीट्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है ना मुल्क जाए बाहर में, लोग जाएं बाहर में, हमारे इंटरेस्ट पूरे हों। तो वो फिर अपने पैसे से, अपने इन्फ्लुएंस से, ब्राइब्स दे के वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। और फिर पब्लिक ओपिनियन भी होता है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन अगर आप स्ट्रॉन्ग है एक चीज़ के ऊपर, तो वो फिर वो फॉरेन पॉलिसी फिर उस हिसाब से सेट हो जाती है, ठीक है। और फिर हम तीसरी बात यह है कि ग्रुप साइकोलॉजी ये है बेसिकली कि देखें, जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक बंदा नहीं बनाता, वो पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट बैठती है, पूरी कैबिनेट बैठती है, फिर आर्मी, फिर ये सारे लोग मिल के जो है ना उसको एक बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ग्रुप साइकोलॉजी ये होती है कि बेसिकली नंबर ऑफ़ पीपल एक रूम में बैठे होते हैं, तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर एक लीडर प्रपोज़ करता है एक एक्शन, और वो एक्शन अगर सही नहीं है, तो अगर ग्रुप में लोग हैं तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कि वो उसको बोल सकते हैं कि ये एक्शन सही नहीं है, तो आप इसको इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें। लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हों एक एक्शन पे और एक्शन गलत हो, तो फिर बाकी लोग जो होते हैं जिनको एक्शन गलत लग रहा होता है, वो भी कहते हैं हाँ हाँ, वो कहते हैं अच्छा, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं, चलो मैं भी एग्री कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ना ग्रुप साइकोलॉजी के नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा ना ज़्यादा वाजिया तौर पे बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, ये कोई पॉलिसी बनाते हैं, लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट को, नीचे वाले जो बॉयज़ होते हैं, उनको कहते हैं कि आप जाके रिपोर्ट लें कि ये जो एक्शन लिया था वो सही था कि नहीं। फिर वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो फिर अपने नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बोलता है कि रिपोर्ट दो। वो कहते हैं कि अच्छा, हम रिपोर्ट देते हैं। वो फिर अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कहते हैं रिपोर्ट दो। वो कहते हैं अच्छा, हम देते हैं रिपोर्ट। फिर जो है ना सबऑर्डिनेट जाके देखते हैं, अच्छा, वो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी उससे तो आग लग गई कंट्री में, गाड़ियाँ जल रही हैं, तबाही हो रही है, ठीक है। फिर वो जो सबऑर्डिनेट है, वो फिर ऊपर रिपोर्ट करता है कि यार अच्छा, वो सोचता है कि अच्छा, मैं अभी अगर ख़राब रिपोर्ट दूँ, उसमें लिखूँ कि तबाही हो रही है, तो शायद मुझे ये ना जॉब से निकाल दें, ठीक है। तो वो फिर कहता है कि भाई अच्छा, मैं इनको ना पॉजिटिव रिपोर्ट दूंगा ताकि मेरी जॉब ख़तरे में ना आ रहे। बेशक मुल्क भाड़ में जाए, मैं अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देता हूँ ताकि मेरी जॉब ख़तरे में ना जाए, ठीक है। वो फिर ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट देता है। वो फिर अच्छा, उसको ऊपर वाले को पॉजिटिव रिपोर्ट दे मिलती है, वो भी ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, कहते हैं वाह, टेरिफिक जॉब हो रही है। फिर करते 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 सबको ऊपर प्रेसिडेंट के पास भी पॉजिटिव रिपोर्ट पहुंचती है, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव साइकिल का तोड़ ये है कि भाई इलेक्शन हो जाते हैं, फिर वोटर्स देखते हैं कि नहीं, ये तो पॉलिसी इन्होंने सही इम्प्लीमेंट ही नहीं की, चेंज भी नहीं की। फिर वो कहते हैं नहीं, हम कोई और प्रेसिडेंट लेके आएंगे, किसी और को वोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी
साइकोलॉजिकल पिटफॉल है डिसीजन मेकिंग का एक, ठीक है। और इससे बचने के लिए हमारे पास डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये था फॉरेन पॉलिसी का सारा टॉपिक, और होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।